शिवानी बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इससे बेहतर रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। और तुम एक बार लड़के से मिल तो लो, अगर पसंद ना आए तो हम जिद नहीं करेंगे। पापा मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करने का क्या मतलब है बेटा, शादी के लिए यही सही उम्र होती है। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बोलना। हम नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अच्छा ठीक है, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करके आने दीजिए, फिर मिल लूंगी मैं जिससे भी आप कहेंगे। ये है शिवानी, जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और शहर में बड़े ठाट बाट से रहती है। शिवानी के माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन शिवानी इसके लिए तैयार नहीं है। वो बात को टालकर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए निकल जाती है, जिसके लिए उसे अपनी टीम के साथ कुछ दिन एक पिछड़े गाँव में बिताने थे। वो जिस गाँव में थी वहाँ बस कुछ दिन पहले ही बिजली की सप्लाई शुरू हुई थी। यही वजह थी कि यहाँ के लोग शहर के ऐशो आराम से पूरी तरह अनजान थे। भले ही इस गांव में शहर के ऐशो आराम ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ कितना सुकून है। यहाँ की हवा से लेकर यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं ना। सही बोला तूने, सच में शहर के शोर शराबे से दूर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। शिवानी और उसकी दोस्त बातें कर ही रही थी कि तभी शिवानी की नजर खेत में काम कर रहे एक लड़के पर पड़ी। अंजलि उधर उधर देख तो जरा। ओह वाह, क्या बॉडी है उसकी, और मसल्स तो देख इसकी। ऐसी बॉडी तो कई साल जिम करने के बाद भी नहीं बना पाते शहर के लड़के। चल ना बात करते हैं। नहीं रहने देना। जिस लड़के के बारे में शिवानी और उसकी सहेली अंजलि बातें कर रही थी वो था इसी गांव का रहने वाला राघव, जो वाकई देखने में बहुत ही अच्छा था। उसकी कद काठी ऐसी थी कि कोई भी लड़की पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठे, और ऐसा ही हुआ था शिवानी के साथ। अंजलि के जोर देने पर वो भी उसके साथ राघव से बात करने पहुंची और फिर एक्सक्यूज मी, हाय मेरा नाम अंजलि है और ये शिवानी। जी नमस्ते, हम राघव। बताओ क्या समस्या है। समस्या तो कुछ नहीं है, वो असल में शहर से जो टीम आई है ना, हम उसी के साथ आए हैं। आपका गांव घूमना चाहते हैं, आप घुमाएंगे हमें प्लीज। माफ कीजिए मैडम, हमें बहुत काम है, आप किसी और से पूछ लो। इतना कहकर राघव वापस अपने काम पर लग गया और शिवानी वहीं खड़ी उसे काफी देर तक देखती रही। उसे राघव पसंद आ गया था। उसके बाद वो हर दिन राघव को ढूंढी लेती और किसी न किसी बहाने से उससे बातें करने की कोशिश करती। राघव को भी जल्दी ही शिवानी के दिल का हाल समझ आ गया और फिर देखो राघव, तुम चाहे जो कहो, मैंने तय कर लिया है, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। लेकिन मैडम हम शहर नहीं आ सकते, यहाँ हमारा भरा पूरा परिवार है, हम उनको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो जाए। तो तुमसे शहर आने को बोल ही कौन रहा है? और वैसे भी शादी के बाद लड़कियां ससुराल आकर रहती हैं, लड़के नहीं। मुझे तुम और तुम्हारा ये गाँव बहुत भाग्य है। राघव प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगी। शिवानी की ये बात राघव के दिल पर जा लगी। सच तो ये था कि उसे भी शिवानी पसंद थी, लेकिन अब जब शिवानी उसके खातिर शहर छोड़कर गांव में रहने को भी तैयार थी तो उससे भी ना नहीं बोला गया। शिवानी ने गांव से लौटकर अपने घर वालों को राघव के बारे में बताया। फिर काफी नानुकुर के बाद आखिरकार शिवानी के माता पिता को झुकना ही पड़ा और इस तरह शिवानी और राघव की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पापा एसी बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ गाँव में अभी लाइट के कनेक्शंस हुए हैं तो वोल्टेज इतने नहीं आते कि एसी चल सके। आप ऐसा कीजिए, एक अच्छा सा कूलर ही खरीद दीजिए, बस वही काफी होगा। और वैसे भी गांव में शहर से कम गर्मी होती है तो वहाँ कूलर ही बहुत है। शिवानी जानती थी कि गांव में उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी राघव के लिए वो अपने सारे ऐशो आराम छोड़ने को तैयार थी। जल्द ही शिवानी और राघव की शादी हो गई और शिवानी के साथ उसका कूलर भी उसके ससुराल आ गया। अरे ये का बला है भाई, देखो तो पहले कभी नहीं देखे। हवा डिब्बे वाला मशीन है बाबा, बिजली से चलत है यो। राघव का बड़ा परिवार था, उसके माता पिता, चाचा चाची और उसकी छोटी बहन सब साथ ही रहते थे। और फिर एक दिन, सुनो ना, अब काफी गर्मी होने लगी है, आप ये कूलर का कनेक्शन कर दो ना। हाँ, बस एक बार हम घर में बत्ती से कनेक्शन करवा ली है, तभी कूलर चल पाया है तुम्हार। अब ठीक है, कोई बात नहीं। अगले ही दिन राघव अपने घर में लाइट का कनेक्शन करवा लेता है और फिर बारी आती है कूलर को बिजली से जोड़ने की। राघव कूलर का कनेक्शन करने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ आकर उससे कहती है, अरे लल्ला, जो का कर रहे हो तुम? मायो कूलर को कनेक्शन कर रहा है, और का कनेक्शन जो का होता है? का कोई खाने की चीज है का? ना मेरी अम्मा, कनेक्शन को मतलब है कि हम जा कूलर को बत्ती से जोड़ के चलान जा रहे। अच्छा लल्ला, जो कूलर वही तो है जो गर्मी में ठंडी लाई दी है। हाँ अम्मा, यो भैया। अरे सब लोग सुनो, हम आओ लल्ला, कूलर चलाने जा रहे हो, सब लोग आओ, जल्दी आओ रे। इसके बाद घर के सभी लोग घर के आंगन में आ जाते हैं और पास में शिवानी कूलर को लेकर सभी लोगों का उत्साह देखकर हंसे जा रही थी। सब लोग कूलर को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। कोई खुशी से नाच रहा था तो कोई टकटकी लगाए बस कूलर को ही देखे जा रहा था। राघव के माता पिता तो कूलर के आगे झुककर उसे प्रणाम भी करने लगे थे। कूलर महाराज, अब आप हमें चला के दिखाए दे, बड़ी कृपा होएगी।
अरे बाबूजी, ये कोई इंसान या देवता नहीं है, ये तो बस एक मशीन है। अभी देखिए, बिजली से कनेक्शन होते ही ये चल पड़ेगा और फिर देगा इस गर्मी में ठंडी का एहसास। अरे भाभी, जो गर्मी में ठंडी ला दे वो देवता से कम थोड़े है। काय अम्मा, सही बोले ना हम? हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कही। और वैसे भी घर में कछु नया काम पूजा पाठ से ही होना चाहिए। जो तुम ऐसा करो, जाके आरती की थाली सजा लाओ। राघव की बहन जाकर तुरंत आरती की थाली सजा कर ले आई। असल में पूरे गांव में सिर्फ राघव का ही घर था जहां कूलर जैसी कोई चीज आई थी। तो सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी उत्सुकता से उस कूलर को चलते देखने वहां पहुंच गए थे और बड़ी ही बेसब्री से कूलर के चलने का इंतजार कर रहे थे। राघव की माँ ने बड़ी ही श्रद्धा से कूलर की पूजा की, उसकी आरती उतारी और फिर राघव जैसे ही कूलर के स्विच को ऑन करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पिता ने उसे रोकते हुए कहा, अरे थोड़ा रुक जा राघव, सब लोग आए के कूलर देवता के पाए छू लो भैया, उसके बाद ही ये चालू होएगो। इतना सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बारी बारी से कूलर के पैर छूने के लिए आने लगते हैं और ये देखकर तो शिवानी की हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन किसी को बुरा न लगे इसके लिए वो सबसे मुंह छिपाकर हंस रही थी। फिर जब सभी लोगों ने कूलर को झुककर प्रणाम कर लिया तब जाकर आखिरकार राघव ने कूलर का प्लग लगाकर उसका स्विच ऑन किया, लेकिन ये क्या, कूलर तो चला ही नहीं है। जो का भयो, जो चल का नहीं रहो। हाय मोरे राम, जो तो बड़े अपसगुन हो गए हो। जरूर कूलर देवता हमसे नाराज हुई गए हैं। बताओ यहाँ कौन है जो कौन गलत काम करके आओ है, बताओ जल्दी। उसकी वजह से ही कूलर देवता नाराज भय हैं। अरे चाची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखिए, बस लाइट चली गई है इसीलिए कूलर नहीं चल रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या करिए बहू? करना क्या है, थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए, जैसे ही लाइट आएगी तो ये कूलर खुद ब खुद ही चलने लगेगा। शिवानी के ऐसा कहने के बाद पूरा परिवार और गांव के लोग भी कूलर को घूरने लगे। कोई वहां से हिलने को भी तैयार नहीं था क्योंकि हर कोई बस एक बार उस कूलर को चलते हुए देखना चाहता था और उसकी ठंडी हवा को महसूस करना चाहता था। काफी घंटों के बाद सबका ये इंतजार आखिरकार खत्म हुआ जब बिजली आ गई। बिजली के आते ही कूलर तेज आवाज के साथ चल उठा और कूलर को चलते देख सभी लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर उसकी ठंडी हवा को महसूस कर खुशी से नाचने लगे। सबको इतना खुश देखकर शिवानी को भी खुशी हुई। भले ही उसका ससुराल गरीब और पिछड़ा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी चीज में खुशियाँ कैसे ढूंढनी है ये शिवानी ने यहीं आकर सीखा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो अब राघव के साथ मिलकर न सिर्फ अपने ससुराल बल्कि पूरे गाँव को ऐसी कई खुशियाँ लाकर देगी। मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण मनीष को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता की ऑटो चलाने का काम मनीष ने संभाल लिया। मनीष की बड़ी बहन सुलेखा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए मनीष ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। मनीष की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है, इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सुलेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो सुलेखा दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और मनीष मामा। हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुलेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनीष को देर हो रही है। मनीष ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी पर रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है? जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी।
मनीष निरंजन को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अर्चना है। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना नाम की वो लड़की मनीष का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन मनीष के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अर्चना और मनीष बात करने लगते हैं। अर्चना को मनीष से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद 1-2 बार अर्चना की मुलाकात मार्केट में मनीष से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मनीष को पता चलता है कि अर्चना एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो। तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं दोस्ती रखना ठीक नहीं है। प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनीष। मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। कहते कहते अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और मनीष उसे गले लगा लेता है। अर्चना अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती मनीष से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर मनीष भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है। न ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अर्चना, अब तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ मनीष, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली। अर्चना भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। सुलेखा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगे, प्रॉमिस? अर्चना की बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिल में एक अलग जगह बना ली। अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था। सुलेखा के बेटा पैदा होता है। इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना के मां बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। पर अर्चना का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अर्चना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालत में भी घर के काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और मनीष ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता। और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती है, मुझे उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और अर्चना, तुम भी ये सब मत खाया करो। तुम्हें इस टाइम में जूस, फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं। ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे समय पर जूस, फ्रूट, दूध, दही, सब्जियां और सब कुछ खाने के लिए देती है। तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है। अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। सुलेखा, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर नेहा बैठती हैं, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अर्चना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अर्चना, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा?
मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर नेहा, जो कि एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना मनीष आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है। तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं। अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और सुलेखा जानते थे। पर अर्चना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। अर्चना की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्चना अपनी सास और ननद के गले से लग जाती है।